आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। साथ ही साथ गोलीय दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में सहायक होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन हर प्रकार से क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय और साथ ही साथ न्यूमेरिकल में भी ये सहायक होगा। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भी ये क्या होगा, आपका हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है और इनका नाम गोलीय दर्पण ही क्यों रखा गया। देखिए, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है, जिसके एक सतह पर किसी चमकदार पदार्थ का पॉलिश कर दिया जाता है, यानी लेप कर दिया जाता है, जिससे उसका दूसरा सतह क्या हो जाता है, परावर्तक सतह बन जाता है, यानी दूसरा सतह प्रकाश का परावर्तन करता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक सतह पर किसी चमकदार पदार्थ का लेप कर देते हैं और दूसरा सतह प्रकाश का परावर्तन करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण बनाया कैसे जाता है। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, आपका कांच का एक खोखला गोला है। अगर हमें गोलीय दर्पण बनाना है इससे, तो क्या करेंगे भाई, हम इसको कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यानी एक गोले का एक टुकड़ा काट कर निकाल लिया जाएगा। चलो हम इसको क्या कर देते हैं भाई, हम इसको कट कर देते हैं। देखिए, हम इस गोले को यहाँ कट कर रहे हैं। चलो एक टुकड़ा और काट के निकाल लेते हैं। ठीक, हमने इस गोले को कट कर दिया। अब जो गोले का, ये कांच के खोखले गोले का जो हिस्सा हम काटे हैं, अगर उसके एक साइड में क्या कर दें, किसी एक साइड में हम किसी चमकदार पदार्थ का लेप कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दर्पण। क्योंकि दर्पण क्या होता है, मुख्य दर्पण आपका कांच से ही बनाया जाता है। उसके एक सतह पर जब हम लोग पॉलिश कर देते हैं किसी चमकदार पदार्थ का या लेप कर देते हैं, तो वो मिरर बन जाता है, वो प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। लेकिन यहाँ जो है, हम कांच के खोखले गोले से, यानी कांच के गोले से काट कर दर्पण बना रहे हैं। तो जो बनने वाला दर्पण है, हमने उसका नाम क्या रख दिया, गोलीय दर्पण। समझे कि नहीं, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक, इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गोलीय दर्पण। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक, देखिए, ये कांच के खोखले गोले का क्या है, ये कटा हुआ भाग है। अगर हम क्या कर दें, इसके किसी एक सतह पर चमकदार पदार्थ का लेप कर दें, तो क्या बन जाएगा, आपका दर्पण बन जाएगा। देखिए, यहाँ क्या है, दो सरफेस है, एक सरफेस, एक सतह ये है इसका और दूसरा सतह ये है, सरफेस नंबर फर्स्ट सेकंड। यानी अगर हम जो सतह बाहर की ओर निकला है, समझिए जो उभरा हुआ सतह है, बाहर की ओर निकला हुआ सतह है, अगर हम उस पर पॉलिश कर दें, समझे कि नहीं, जो बाहर की ओर निकला हुआ सतह है, अगर हम इस पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, इस वाले सतह पे, समझे कि नहीं,
तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक। अगर हम उस सतह पर, जो सतह हमारा क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, धंसे हुए सतह पर अगर पॉलिश कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें मिलता है उत्तल दर्पण। ठीक। ये आपका बन गया अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। तो इनको अगर डिफाइन करना हो, परिभाषा इनका देना हो, तो कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके उभरे हुए सतह पर, उभरे हुए सतह का मतलब बाहर की ओर निकले हुए सतह पर पॉलिश किया होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश किया होता है और प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए सतह से होता है। ठीक। और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके धंसे हुए सतह पर पॉलिश किया हुआ होता है और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है। देखिए, जो ये सरफेस क्या है, ये वाला सतह उभरा हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। और जो धंसा हुआ सतह है अंदर की ओर, इस सतह पर क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। समझे कि नहीं? उत्तल दर्पण में उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है और धंसे हुए सतह पर पॉलिश किया हुआ होता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है भाई? अवतल दर्पण में बाहर की ओर जो निकला हुआ सतह होता है, यानी जो उभरा हुआ सतह होता है, उस पर पॉलिश किया होता है और धंसे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए चलते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। ठीक। अब देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण है आपका, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, यहाँ चित्र में आपका अवतल दर्पण दिखाया गया है। क्या दिखाया गया भाई? आपका अवतल दर्पण दिखाया गया है। देखिए, अब एक साइड में देखिए, क्या जो इसका बाहर की ओर निकला हुआ सतह है, इस वाले सतह पर पॉलिश किया गया है। देखिए, इस वाले सतह पे क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। अब जो इसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसका परावर्तक सतह है, इसके मध्य बिंदु को यानी मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव यानी दर्पण दर्पण का जो परावर्तक सतह है, उसके मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव बोला जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, यानी दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ उत्तल दर्पण में क्या है? पॉइंट P जो है, ये क्या है? इसका ध्रुव है। ठीक। तो ध्रुव आप लोग जान गए। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, हमारा अगला डिफिनीशन है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का
भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। मतलब आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण एक कांच के गोले को काट कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण किससे बनाया जाता है? कांच के खोखले गोले को काट कर, और कोई भी गोला हो या कोई भी सर्कल हो उसका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। उसी केंद्र को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ जो आपका दर्पण दिखाया गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। भाई ये जो दर्पण है आपका, आप जानते हैं कि ये बनाया गया है किसी कांच के खोखले गोले को काट कर। मान लीजिए जो पूरा गोला था आपका, जब ये पूरा गोला था तो इस गोले का सेंटर था, कोई कोई केंद्र था। देखिए यहाँ पॉइंट सी जो है क्या है, जिस गोले को काट कर ये दर्पण बनाया गया उस गोले का केंद्र है, उस गोले का क्या है? सेंटर है, केंद्र है। तो इसी केंद्र को क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। समझे कि नहीं? जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल सी से। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सबके वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से ही प्रदर्शित करते हैं। चलिए भाई हम चलते हैं अगले डिफिनीशन पर। देखिए हमारा अगला डिफिनीशन है, अगला टर्मिनोलॉजी है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? एक डिस्टेंस है, एक दूरी होती है। कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। समझे कि नहीं? यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर अन्य शब्दों में अगर इसको परिभाषित करें वक्रता त्रिज्या को, तो ये क्या होती है? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है इसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उसी गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक। जैसे मान लीजिए एक गोला है, ठीक, कांच का एक खोखला गोला है। अब मान लीजिए क्या इसका सेंटर है, यानी सी, इसका सेंटर क्या है? सी है। अगर हमें इस देखो इसका मान लीजिए ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या, यानी इसको लिख देते हैं कैपिटल आर से। अब अगर हम इस गोले को काट कर कोई गोलीय दर्पण बनाएं, इस गोले को काट कर कोई गोलीय दर्पण बनाएं, तो उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। यानी अगर इसी गोले को काट कर हम लोग क्या बना लेते हैं? एक दर्पण बना लेते हैं, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या के क्या होगी? बराबर होगी। समझे कि नहीं? देखिए क्या था, एक ये जो आपका
दर्पण दिखाई दे रहा है ये किससे बनाया गया भाई? कांच के इस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। किसको काट कर बनाया गया है? कांच के इस खोखले गोले को काट कर मान लिया हमने क्या बना लिया, एक मिरर बना लिया। अब एक दर्पण बन गया तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, उस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी जिस गोले से ये दर्पण बना है। समझे कि नहीं? अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो मान लीजिए कोई दर्पण है, हम एक गोले को काट कर बनाए हैं और गोले की त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला था। अगर हम उस गोले को काट कर एक गोलीय दर्पण बनाएं तो उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। समझे कि नहीं? यानी गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले से बनाया गया है, उस गोले की जो त्रिज्या थी, वो उस गोले की जितनी त्रिज्या थी उतनी ही त्रिज्या आपके गोलीय दर्पण की भी होगी। अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोले को काट कर हम दर्पण बना रहे हैं तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। समझे कि नहीं? यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या के बराबर होती है जिस गोले को काटकर बनाया जाता है दर्पण को। ठीक, चलिए अगला डिफिनेशन हमारा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। देखिए मुख्य अक्ष कुछ नहीं होता, एक लाइन होती है, एक रेखा होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? एक रेखा होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है। समझ गए नहीं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। देखिए यहाँ जो मिरर का इमेज है, जो दर्पण का चित्र है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक लाइन, ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये लाइन पॉइंट सी को यानी वक्रता केंद्र को दर्पण से मिला रही है। जो ये जहाँ से यानी मान लीजिए यहाँ दर्पण का ध्रुव है, क्या है? दर्पण का ध्रुव है पी। यहाँ भी दर्पण के ध्रुव को बना लीजिए। अब देखिए जो पॉइंट पी और सी से होकर ये लाइन गुजर रही है, जो आपकी लाइन है ये कहाँ से होकर गुजर रही है? सी और पी से। पी क्या है? दर्पण का ध्रुव है और सी है वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव को उसके वक्रता केंद्र से मिलाती है। देखिए यहाँ ये वाली लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। पॉइंट पी और पॉइंट सी को ये क्या कर रही है? मिला रही है। ठीक, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले टर्मिनोलॉजी पर। देखिए अगला टर्मिनोलॉजी हमारा है मुख्य फोकस या फोकस, यानी दर्पण का फोकस। फोकस क्या होता है भाई? किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह मुख्य दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए तो दर्पण का फोकस वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होने के पश्चात जाती है। दूसरे शब्दों में हम बात करें फोकस के बारे में, तो फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका
गोलीय दर्पण है। ठीक, ये क्या है आपका गोलीय दर्पण है। अब चलो हम इसके मुख्य अक्ष को खींच लेते हैं। मान लीजिए क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, आपके दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ये ऊपर क्या है? एक प्रकाश की किरण है जो आपके दर्पण के परावर्तक सतह पर आ रही है, पड़ रही है। अब ये जब दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये दर्पण के दूसरे साइड में तो जाएगी नहीं, क्योंकि भाई जो दर्पण का जो दूसरा सतह है उस पर पॉलिश किया होता है, तो ये प्रकाश की किरण दर्पण को पार नहीं कर पाएगी। तो ये क्या होगी? दर्पण से परावर्तित होकर यानी टकरा कर लौट आएगी। तो ये लौटते समय मुख्य अक्ष को, कहाँ, किसको? मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट कर रही है वही क्या है? आपका फोकस है। देखो ये जो दूसरी वाली सेकंड वाली लाइन है हमारी, देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये ऊपर वाली जो किरण है क्या है? प्रकाश किरण है जो दर्पण पर पड़ रही है, और दर्पण के इस पॉइंट पर पड़ने के पश्चात क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी परावर्तित हो रही है। तो परावर्तित होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, कट कर रही है, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है वही क्या है? आपका फोकस है। और फोकस को किसी कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये वाला पॉइंट क्या है आपका? ये पॉइंट आपका है फोकस। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। और फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक, अच्छा देखिए एक टर्मिनोलॉजी और है, फोकस दूरी। क्या भाई? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है। देखो दर्पण का ध्रुव कहाँ है? दर्पण का जो परावर्तक सतह उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये पॉइंट क्या है आपका? दर्पण का ध्रुव। और ये पॉइंट जो है आपका क्या है? दर्पण का फोकस है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दर्पण की फोकस दूरी। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। ठीक, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है, या सामान्य भाषा में इतना समझ लो कि जो गोलीय दर्पण है इसकी फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझे कि नहीं? यानी फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है, आधी होती है। अगर आपकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी आर जो है वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी कितना होगा? 10 होगा। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये आप याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। समझे कि नहीं? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी लगाने के लिए आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। एफ इक्वल टू क्या? आर बाई 2, या 2 को हम क्या कर दें इस साइड में ले आए तो 2f इक्वल टू आर, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है आपके दर्पण की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। चलिए
अगला टॉपिक है फोकस तल, फोकल प्लेन। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल क्या होता है? एक समतल होता है, एक प्लेन होता है, जो कहाँ होता है? दर्पण के फोकस पर होता है, ठीक। और ये मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित होता है। समझे कि नहीं? बता रहे हैं, देखिए। यहाँ आपको डायग्राम में फोकस दिख रहा है, यानी पॉइंट एफ क्या है? दर्पण का फोकस है। और ये वाली लाइन जो है आपकी क्या है? मुख्य अक्ष है। तो फोकस तल की परिभाषा यानी फोकल तल या फोकस प्लेन की परिभाषा में अभी आप पढ़े हैं कि फोकस तल वह तल होता है, यानी वह समतल होता है जो दर्पण के फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। यानी अगर इसी पॉइंट एफ से जाता हुआ अगर हम कोई समतल खींच दें, क्या खींच दें? कोई समतल, यानी कोई सतह खींच दें। देखिए क्या है, एक प्लेन दिखाई दे रहा है, एक समतल दिखाई दे रहा है आपको, जो दर्पण के फोकस पर स्थित है और ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, यानी मुख्य अक्ष से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये तल, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस तल। तो फोकस तल क्या होता है? फोकस तल वह तल होता है, वह समतल होता है जो फोकस से होकर जाता है, यानी दर्पण के फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है, ठीक। और अगला टर्मिनोलॉजी हमारा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, देखिए जो आपको मिरर, यही ये मिरर दिखाई दे रहा है, अगर इसका द्वारक के बारे में अगर हमें जानकारी लेना हो तो द्वारक क्या होता है? देखिए जो दर्पण होता है, जो इसका परावर्तक सतह होता है, इसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए दर्पण का परावर्तक सतह यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से आपका मिरर शुरू हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक है। तो ऊपरी सतह को पहले हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इस ऊपरी सतह का नाम है, बता रहे हैं, देखिए ऊपरी सतह का नाम दे दिया हमने यम, और निचले सतह का नाम दे देते हैं यम डैश, ठीक। ऊपरी सतह का नाम दे दिया हमने यम और निचले सतह का नाम दे दिया यम डैश, यानी जो दर्पण का जो परावर्तक सतह है होता है, दर्पण का जो परावर्तक सतह होती है, नहीं जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो परावर्तक सतह के व्यास को, यानी पॉइंट यम से पॉइंट यम डैश तक का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, यानी यम दर्पण का जो प्रारंभिक सिरा है यम1, सॉरी यम, और जो दूसरा सिरा है यम डैश, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी होती है, वही क्या है? दर्पण का द्वारक। समझे कि नहीं? तो दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक सिरों के बीच की क्या होती है? दूरी होती है।